वेलकम स्टूडेंट्स, जोन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और इस लेक्चर में अपन देखेंगे 1 से 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को। 1 से 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को कहाँ से कहाँ तक? तो 1 सितंबर से 10 सितंबर के। और उसी दौरान अपना पहला टॉपिक कौन सा है आज का? क्वेश्चन हावर एंड जीरो हार। क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए है कि अभी अभी सरकार ने इनको स्किप कर दिया है संसद के सत्र के दौरान, तो ये चर्चा में है। पूछा जा सकता है एक पर्सन कि क्वेश्चन हार क्या होता है संसद में और जीरो हार क्या होता है, तो अपन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र है या संसदीय प्रणाली है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्यों पूछते हैं? ताकि सरकार के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। दूसरा, सरकार से कोई सूचना ली जा सके। कोई लोक महत्व का मुद्दा है उसको उठाया जा सके। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं? तो क्वेश्चन हार चलता है। तो इनके बारे में प्रश्न कैसा पूछा जाता है? तो स्टूडेंट्स, प्रश्न पूछा जाता है कि कब शुरू होता है क्वेश्चन हार। तो सबसे पहली चीज तो दोनों सदनों की बैठक का पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन हार होता है। इसको लिख लेंगे कि इसको प्रश्नकाल भी बोलते हैं हिंदी में। तो प्रश्नकाल क्या होता है कि दोनों सदनों की, एक बार लिख लेंगे फिर बताएंगे। तो दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक, दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक में पहला घंटा, यानी ब्रैकेट में लिख लेंगे तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी पहला जो घंटा होता है, जैसे ही बैठक शुरू हुई, प्रत्येक बैठक, हर बैठक से पहले जैसे ही बैठक बैठी तो जो पहला घंटा होता है वो किसका होता है? तो प्रश्नकाल का होता है। और इस प्रश्नकाल में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? जो कि सरकार से अगर कोई सूचना लेनी हो, कोई फैक्ट चेक करना हो, कोई लोक महत्व का मुद्दा है, अविलंब हो और लोक महत्व का मुद्दा है, तो उसके बारे में सरकार से सूचना ली जा सकती है। और वो सब किस में किया जाता है? तो प्रश्नकाल में किया जाता है। और ये कब होता है? तो 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है। तो पहला ये है। दूसरा इसी में है कि जीरो आर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकाल, जीरो हार। दोबारा देख लेंगे सारी चीजों को, एक बार समझ लेते हैं। तो जीरो हार क्या है? जीरो आर है जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ उससे अगला घंटा जीरो आर का होता है, यानी 12 बजे से 1 बजे तक का। सामान्यतः फिक्स नहीं है, किसी में 10 मिनट की, कई बार क्या होता है किसी लोकसभा में 10 मिनट तक चला है, किसी में 15 मिनट भी चला है, किसी में 32 मिनट भी चला है। तो पर सामान्यतः एक चीज, पहली चीज समझ लेंगे कि ये संसद के नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है, परंपरा है, महज परंपरा चलती आ रही है। और इसका नाम भी शून्यकाल 2-3 अर्थों में रखा गया है। देखो कैसे रखा गया है। एक तो ये 12 बजे शुरू होता है, तो ना तो ये मध्याह्न पूर्व का समय हुआ और ना मध्याह्न पश्चात का इसलिए जीरो आर। दूसरा, 60-70s में 1960-70 के दशक में अखबारों में नाम आता था जीरो आर के नाम से। और क्यों आता था? कि इसमें जीरो आर में क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व का अगर कोई मुद्दा है तो
वो सरकार के आगे इसमें उठाया जाता है 0R में। सब फ्री होते हैं, कोई पहले सूचना नहीं देनी होती है कि साहब हम ये प्रश्न पूछेंगे या हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसको लिख लेंगे तो पहले सामान्यतः कब से कब होता है, तो 12 से 1। और इसमें होता क्या है, तो होता है कि बिना पूर्व सूचना के, बिना पूर्व सूचना के अविलंब लोक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। क्या है कि बिना पूर्व सूचना के, यानी कि पहले कोई सूचना नहीं देनी होती है, सांसद कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर वो लोक महत्व की है तो वो शून्यकाल में उठाया जाता है। तो ये है प्रश्नकाल और शून्यकाल। एक बार दोबारा देख लेंगे स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है, चर्चा में है अभी कि प्रश्नकाल क्या होता है और शून्यकाल क्या होता है, 0R क्या होता है। क्या होता है कि भाई संसद के ऊपर नियंत्रण रखते हैं सांसद, यानी जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कैसे नियंत्रण रखते हैं, वो प्रश्न के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं, समितियों के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं, अलग अलग है। तो अपना अभी क्या है, प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल में क्या होता है कि सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है इसके माध्यम से। दूसरा, सरकार से अगर कोई सूचना लेनी हो तो वो ली जा सकती है, लोक महत्व का कोई मुद्दा है तो उसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है या उस मुद्दे को उठाया जा सकता है, ये होता है प्रश्नकाल। अगला है अपना 0R। पहले स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो अपन ने लिखवाई थी कि दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक में पहला घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। चाहे किसी दिन बैठे, जब भी बैठेंगे, बैठते ही पहला घंटा किसका होगा, प्रश्नकाल का होगा, जिसका समय निर्धारित है 11 से 12 बजे। अगला है 0R। तो 0R क्या है कि नियमों में नहीं है, ये संसद के नियमों में नहीं है, पर एक परंपरा चली आ रही है जिसके दौरान क्या होता है कि सामान्यतः 12 से 1 बजे के टाइम को शून्यकाल बोला जाता है। तो शून्यकाल क्यों बोला जाता है कि ना तो मध्याह्न पूर्व का समय है ना मध्याह्न पश्चात का, फिक्स 12 बजे, इसलिए शून्यकाल बोल दिया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो होता यह है कि बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई सूचना दिए ही अविलंब लोक महत्व के विषयों को शून्यकाल के दौरान किनके द्वारा, जो जनता के प्रतिनिधि है उनके द्वारा उठाया जाता है, यह होता है शून्यकाल। अगला मुद्दा देखेंगे स्टूडेंट्स, अगला मुद्दा देखेंगे कि कंट्रोलिंग डेंगू यूजिंग वोल्बेकिया बैक्टीरिया। हुआ क्या है कि जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम है उसके तहत वैज्ञानिकों ने वोल्बेकिया बैक्टीरिया है, इसको इंजेक्ट किया किसके ऊपर, मॉस्किटोज के ऊपर, और उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। किसको, डेंगू को कंट्रोल करने में, डेंगू को कंट्रोल करने में। और वो कौन सा बैक्टीरिया था, तो वोल्बेकिया। तो पहली चीज तो ये। दूसरी कि भाई डेंगू होता क्यों है, किस मच्छर से होता है, और इसकी वैक्सीन कौन सी है, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे इस टॉपिक में। तो पहला क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। वोल्बेकिया बैक्टीरिया क्या है। तो वोल्बेकिया बैक्टीरिया क्या है कि नेचुरल बैक्टीरिया है। पहली चीज तो कि मैन मेड नहीं है, नेचुरल बैक्टीरिया है। मिलता कहाँ है, तो 60% जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें वोल्बेकिया बैक्टीरिया मिलता है। अब प्रश्न यहां से एक पूछ सकता है कोई भी कि जो डेंगू को फैलाने वाला है एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी मच्छर जो है उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। तो 60% इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, नेचुरल बैक्टीरिया है और कोई हार्म नहीं करता, नो हार्म
किस किस के लिए? ह्यूमन के लिए, एनिमल्स को भी और एनवायरनमेंट को भी। यानी कि ये बैक्टीरिया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना ह्यूमंस को, ना एनिमल्स को और ना एनवायरनमेंट को। दोबारा देखेंगे चीजों को कि कंट्रोलिंग डेंगू यूजिंग वोल्बेकिया बैक्टीरिया। क्या किया गया है कि वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के दौरान वैज्ञानिकों ने वोल्बेकिया बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया है, किसके ऊपर? मॉस्किटोज के ऊपर। और उससे क्या मिला है? उससे फायदा मिला है कि डेंगू की स्प्रेडनेस को कम करने में या उसको कंट्रोल करने में। तो अब प्रश्न उठता है कि ये बैक्टीरिया है क्या? तो 100% नेचुरल बैक्टीरिया है, मैन मेड नहीं है। मिलता कहाँ है? तो मिलता है ये 60% इंसेक्ट्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये हार्मफुल है? नहीं, ना तो मानव के लिए, ना एनिमल्स के लिए और ना ही पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। ये हार्मफुल नहीं है। तो ये प्रयोग किया कहाँ गया? तो ये प्रयोग इंडोनेशिया के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। इसको भी देख लेंगे, ये प्रयोग कहाँ किया गया, तो इसको लिख लेंगे। तो प्रयोग कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। तो कहाँ? तो योगायाकार्टा इंडोनेशिया। योगायाकार्टा इंडोनेशिया में ये रिसर्च की गई है। किस और कौन से प्रोग्राम के तहत? तो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के तहत की गई है। और उसमें क्या किया गया है? तो ये वोल्बेकिया बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया है, किनके ऊपर? मॉस्किटोज के ऊपर, और उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो एक चीज तो ये हो गई इजिप्टी। दूसरा, अब डेंगू क्या होता है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जब चर्चा में है, उसकी वैक्सीन भी पूछी जा सकती है, जो 2019 में लॉन्च हुई थी। तो इसको भी देख लेते हैं अपन। तो पहली चीज देखेंगे कि डेंगू क्या है। तो डेंगू है ट्रॉपिकल डिजीज। तो डेंगू के बारे में लिख लेंगे। तो क्या है ये? तो मॉस्किटो ब्रोन ट्रॉपिकल डिजीज। क्या है? तो मॉस्किटो ब्रोन ट्रॉपिकल डिजीज है। किस वायरस के कारण होती है? तो इसके वायरस को फ्लावी वायरस बोलते हैं। और इस वायरस की वाहक कौन है? तो वाहक है ये जो अपन ने लिखी थी, एडिज इजिप्टी। तो वाहक कौन है? तो वाहक है एडिज इजिप्टी। तो एडिज इजिप्टी मॉस्किटो है, उसके कारण क्या होता है? डेंगू होता है। और डेंगू क्या है? तो मॉस्किटो ब्रोन ट्रॉपिकल डिजीज है। और वायरस किसके कारण होता है? तो फ्लावी वायरस के कारण। तो इसकी वैक्सीन का क्या नाम है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अनुमति दे दी है वैक्सीन को, और उस वैक्सीन का नाम लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, पूछा जा सकता है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम है CYD-TDV या डेनवैक्सिया। तो वैक्सीन का नाम क्या है? ये क्या है? तो डेंगू वैक्सीन है। क्या है? CYD-TDV डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया ये किस वैक्सीन का नाम है? तो डेंगू को कंट्रोल करने की वैक्सीन का नाम है। और ये कब आई थी? तो 2019 में आई थी। और इसको यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या अनुमति दे दी है। तो ये अपनी वैक्सीन है। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है जो आपको दिख रही है? डेंगू वैक्सीन। तो इसका नाम यहीं लिख लेंगे और बेहतर रहेगा, याद रखने में आसानी हो जाएगी अपने को। तो इसका नाम है डेनवैक्सिया। तो ये डेंगू की वैक्सीन है। एक बार पूरे मुद्दे को दोबारा देख लेते हैं कि डेंगू किस कारण होता है। तो डेंगू एडिज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है। डेंगू है क्या? तो डेंगू मॉस्किटो ब्रोन ट्रॉपिकल डिजीज है। और किस वायरस के कारण होता है?
तो फ्लावी वायरस के कारण होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको स्प्रेड कौन करता है या इसका वाहक कौन है, तो वाहक है इस वायरस का कौन, एडिस इजिप्टी। अगला प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, तो वैक्सीन का नाम है डेनवेक्सिया, डेनवेक्सिया या CYD TDV, दोनों आ जाए एक ही बात है, CYD TDV या डेनवेक्सिया। डेंगू की वैक्सीन है जिसको किसने अनुमति दे दी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, मैड बोट, मैड बोट चर्चा में है, क्या है, तो ये ट्रॉली आपको दिख रही होगी, पहले डायग्राम में देख लेंगे, इसी में सब कुछ है। आपको एक ट्रॉली दिख रही होगी, यहां पे एक पेशेंट बैठा है मास्क लगा के, मतलब कोविड-19 का पेशेंट है, कोविड-19 का पेशेंट है ये। और इस कोविड-19 के पेशेंट को ये रोबोट ट्रॉली है, ये क्या देके जाएगी, तो इसके लिए फूड और मेडिसिन। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किसने डिजाइन की है या किसने डेवलप की है, तो डेवलप की है इंडियन रेलवेज ने। किसने डेवलप की है, तो इंडियन रेलवेज ने। और है क्या ये, तो रोबोट ट्रॉली है ये। और काम क्या है, तो इसका काम है फूड को और मेडिसिन को पेशेंट्स तक पहुंचाना। किसके पेशेंट्स को, तो कोविड-19 के पेशेंट्स को। देखेंगे डायग्राम में सब चीजें क्लियर है यहां से। तो क्या है कि ये रिमोट कंट्रोल्ड ट्रॉली है जो किसको फूड और मेडिसिन दे रही है, कोविड-19 के पेशेंट को। तो इसके बारे में भी लिख लेंगे कि रिमोट कंट्रोल्ड ट्रॉली है, रिमोट कंट्रोल ट्रॉली है। बनाई किसने है, यानी डेवलप किसने की है, तो डेवलप की है, आपको बताया कि डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे ने तैयार की है। क्या कि रिमोट कंट्रोल ट्रॉली। और अभी ये कार्यरत कहां है, तो सेंट्रल हॉस्पिटल कहां पे कार्यरत है, इसको भी लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे, सेवा दे रही है। कहां सेवा दे रही है, तो ये सेवा दे रही है सेंट्रल हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल डीजल रेल, सेंट्रल हॉस्पिटल डीजल रेल इंजन फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। कहां, तो डीजल रेल इंजन फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। तो पूरा कंसेप्ट दोबारा देख लेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, हॉट टॉपिक है। अपना पूरा मैडबोट इसी डायग्राम से समझ में आ रहा है। तो पहले अपने को एक ट्रॉली दिख रही है, तो ये ट्रॉली कैसी है, तो रिमोट कंट्रोल्ड ट्रॉली है। इसका काम क्या है कि फूड और मेडिसिन को सप्लाई करना, फूड और मेडिसिन को सप्लाई करना किसको, कोविड-19 के पेशेंट्स को। ये दिख रहा है अपने को, मास्क लगाए बैठा है, कोविड का पेशेंट है, इसको फूड और मेडिसिन ले जा रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैडबोट जो रिमोट कंट्रोल्ड ट्रॉली है, इसको डेवलप किसने किया है, तो किसने डेवलप किया है, तो डेवलप किया है इंडियन रेलवेज ने। और वर्तमान में कहां सेवा दे रहा है, तो सर्विस दे रहा है ये सेंट्रल हॉस्पिटल रेल, नहीं, डीजल रेल इंजन फैक्ट्री हॉस्पिटल, कहां पे, किसका है ये, इंडियन रेलवेज का, उसके अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये है मैडबोट। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, INS विराट, INS विराट, विराट का अर्थ होता है भव्य। INS विराट चर्चा में क्यों है, कि चर्चा में इसलिए है, पहली चीज तो इसको डीकमीशन कर दिया गया था 2017 में, और सितंबर माह में विचार किया गया कि इसको होटल या म्यूजियम बनाएं, और इसकी बोली नहीं लगी, यानी इसको कोई खरीदार नहीं मिला,
तो डिसाइड किया गया कि इसको ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए। तो तोड़ने के लिए ले गए शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में, शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग गुजरात में है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है वर्ल्ड का, कहाँ पे? अलंग में। और अलंग जगह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। 1% तो आपसे सीधा यही पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ है? तो कहाँ है? अलंग में, गुजरात में। और यहाँ पे हाईली पोल्यूटेड एरिया है ये, तो प्रदूषण की बड़ी समस्या है। दूसरा, अब अपन मूल मुद्दे पे आते हैं, आईएनएस विराट के ऊपर। पहली चीज तो ये कि ये लेके कहाँ से आए, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो ये अपन यूनाइटेड किंगडम से लेके आए, ब्रिटेन से लेके आए थे। कब लेके आए? तो 87 में लेके आए थे, पहली चीज। दूसरा, तो वहां इसका क्या नाम था और कब कमीशन हुआ? तो 1959 में कमीशन हुआ था, और इसका नाम हर्म्स था। क्या नाम था? तो इसका नाम लिख लेंगे। तो कब हुआ था? तो 25 नवंबर 1959 को। और वहां नाम क्या था इसका? तो वहां ब्रिटेन में इसका नाम था HMS हर्म्स। और डी कमीशन कब हुआ ये? तो डी कमीशन हुआ वहां 1984 में, 87 में इसको अपन ने खरीद लिया और भारत में लेके आ गए इसको। और यहां आके इसको कमीशन कब किया गया? हमारे इंडिया में आके। तो इंडिया में कमीशन हुआ था, इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा 2-4 बुनियादी चीजें लिख लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं इस पे। तो कमीशनड, तो भारत में कमीशन हुआ था 1987 में। भारत में कमीशन कब हुआ? तो 1987 में। और 1987 में कब? तो 12 मई 1987 में। और डी कमीशन कब हुआ? डी कमीशन लिख लेंगे इन चीजों को। तो डी कमीशन हुआ था 6 मार्च 2017 को। तो 6 मार्च 2017 को। तो प्लानिंग की गई क्या कि इसको म्यूजियम बनाया जाए या होटल बनाया जाए, पर कोई खरीदार नहीं मिला। तो सितंबर में आके, इसी महीने आके डिसाइड किया गया कि क्या किया जाए, पिछले महीने क्या किया जाए, इसको ब्रेक किया जाए। और इसको लाया गया कहाँ? तो अलंग, गुजरात। और आज फिर न्यूज़पेपरों में चर्चा में है आईएनएस विराट कि इसको एक खरीदार मिल गया है, श्रीराम ग्रुप, वो इसको खरीदना चाह रहा है। तो अभी तक यही चर्चा है। अब इसके मूल चीजें क्या हैं? तो भाई सेंतूर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहली चीज कि संतूर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरी चीज क्या है इसके बारे में? तो दूसरी चीज देखेंगे कि इसके बारे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टाइम तक सर्विस में रहने वाली वारशिप है ये। इसको लिख लेंगे कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप। कि वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक सर्विस देने वाली वारशिप थी ये। एक चीज और लिखेंगे इसके बारे में, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत में इसका मेजर रोल किन किन बड़े ऑपरेशनों में हुआ था। तो 1989 के ऑपरेशन जुपिटर में काम आई थी। और ये ऑपरेशन जुपिटर क्या था? की रोल निभाया था इन्होंने, मेजर रोल निभाया था ऑपरेशन जुपिटर में। और ऑपरेशन जुपिटर क्या था? तो पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी इंडिया ने श्रीलंका के अंदर, उसमें ये मेजर रोल निभाया था इन्होंने। तो इसको देख लेंगे कि ऑपरेशन जुपिटर भी लिख लेंगे, पूछ सकते हैं। तो श्रीलंकन
पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो श्रीलंकन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो 3-4 चीजें हैं, कमीशन कब हुआ, डीकमीशन कब हुआ, और किस क्लास का एयरक्राफ्ट है, संतूर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। तो और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाला, सबसे लंबे समय तक सर्विस देने वाला वारशिप थी, ठीक है। ऑपरेशन जुपिटर में इसने अहम रोल निभाया था, और ऑपरेशन जुपिटर क्या था, तो श्रीलंकन पीस कीपिंग ऑपरेशन था। तो यहाँ तक कि अपनी इंफॉर्मेशन INS विराट के बारे में होती है। एक बार दोबारा देख लेंगे सारी चीज़ों को। तो पहला तो INS विराट कहाँ से लाया गया, तो यूके से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है, तो यूके से लाया गया है। और वहां कब कमीशन हुआ था, तो वहां कमीशन हुआ था 25 नवंबर 1959 को, और नाम क्या था, तो HMS हार्म्स। डीकमीशन हुआ 84 में, और अपन ने 87 में इसको खरीद लिया, और 87 में खरीद के इसको भारत ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, INS इंडियन नेवल शिप विराट। 2017 में डीकमीशन हुआ, होटल या म्यूजियम बनाने के लिए प्लान किया गया, खरीदार नहीं मिलने के कारण अंततः डिसीजन किया गया सितंबर माह में पिछले महीने कि इसको ब्रेक किया जाए। और ब्रेक करने के लिए लाए कहां, तो शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है अलंग गुजरात, वहां लेके आई। और अब यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से चर्चा में है कि अलंग कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग, यानी कि यहां जहाज लाके उनको तोड़ा जाता है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है अलंग। अलंग जगह का नाम है, अलंग गुजरात में, ठीक है। हाईली पोल्यूटेड है शिप ब्रेकिंग के कारण, बहुत पोल्यूटेड जगह है ये अलंग गुजरात। तो ये अपने INS विराट के बारे में था स्टूडेंट्स। अगला मुद्दा देखते हैं, रो रो ट्रेन। अगला मुद्दा देखते हैं, रो रो ट्रेन। और ये रो रो ट्रेन क्या है, तो पहले एक बार इसको लिख के और फिर डायग्राम से ही समझ लेंगे। रोल ऑन, दूसरे रो का नाम अर्थ क्या है, रोल ऑफ। रोल ऑन और रोल ऑफ है क्या, आप डायग्राम को देखिए। ट्रेन है और ट्रेन के अंदर ट्रक रखे हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप कि ट्रेन के अंदर क्या रखे हुए हैं, ट्रक्स रखे हुए हैं। देखिए बस यही है रोल ऑन और रोल ऑफ ट्रेन। कहां से कहां शुरू की गई है, पहली तो बेंगलोर से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच ये चलाई गई है। और इसका काम क्या है कि भाई ट्रेन के ऊपर ट्रकों को ले जाया जा रहा है, ठीक है। 600 कुछ किलोमीटर है, वो डिस्टेंस कवर की जाएगी 17 घंटे के दौरान, और फिर ट्रकों को उतार दिया जाएगा, और इनका जो डेस्टिनेशन है जहां ट्रकों को जाना है वो वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है रो रो ट्रेन। और पहली ट्रेन चलाई गई कहां से कहां के बीच, तो बेंगलोर से सोलापुर के बीच, महाराष्ट्र के सोलापुर के बीच, कर्नाटक से महाराष्ट्र के बीच पहली रो रो ट्रेन चलाई गई है। अब फायदा क्या है रो रो ट्रेन का, तो भाई फ्यूल की बचत है, यानी ईंधन कम लगेगा, रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे क्योंकि ट्रैफिक कम हो जाएगा, और क्या फायदा है, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो जाएगा, फ्यूल की बचत है, रोड सेफ्टी बढ़ेगी, एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो जाएंगे ट्रैफिक कम होने के कारण। तो ये सब रो रो ट्रेन के फायदे हैं। और दूसरा एक चीज कि समय की बचत होगी, समय की बचत हो जाएगी। तो ये रो रो, तो प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि पहली रो रो ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई, तो कर्नाटक के बेंगलोर से महाराष्ट्र के सोलापुर के बीच चलाई गई। इसको लिख लेंगे सॉरी, कि पहली रो रो ट्रेन बेंगलोर, ब्रैकेट में लिख लेंगे कर्नाटक से
से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच चलाई गई। क्या है? तो लिख लेंगे कि पहली रो ट्रेन कहां से कहां, तो बेंगलोर कर्नाटक से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच चलाई गई। और इसमें क्या था? रो का अर्थ होता है रोल ऑन और रोल ऑफ, यानी कि ट्रकों को एक स्टेशन से चढ़ाया ट्रेन के अंदर और दूसरे स्टेशन पे उतार लिया, यानी कि बेंगलोर से चढ़ाया और सोलापुर उतार लिया, सोलापुर से चढ़ाया बेंगलोर उतार लिया। अब ट्रकों को जिस डेस्टिनेशन पे जाना है ये फ्री है, जा सकते हैं। फायदा किस चीज का हुआ कि ये टोटल डिस्टेंस भी अबाउट हो जाएगी 682 किलोमीटर्स और कुल 17 हार्स में ये ट्रेन पहुंच गई और लगभग 42 ट्रक एक ट्रेन पे लादे गए हैं, 42 ट्रक। तो फ्यूल की बचत हुई है, हमें ट्रैफिक की बचत हुई है कि नहीं, सॉरी, ट्रैफिक कम हो रहा है तो रोड एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। तीसरा है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम हो रहा है इसके कारण। ये सब रो ट्रेन के फायदे हैं। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है पहली कहां से कहां तक चली, इसकी पूरी संभावना है प्रश्न पूछने की। तो पहली पूछी जाएगी तो कहां पूछी जाएगी, तो बेंगलोर से सोलापुर के बीच चलाई गई। तो ये है रो ट्रेन। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। पहले कुछ बुनियादी चीजें देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। इनोवेशन का अर्थ होता है अनुसंधान, ठीक है, खोज, आविष्कार। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है 2020। बिल्कुल इंडेक्स वगैरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीजें। तो आपसे पहली चीज, इन पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के इंडेक्स में, तो इंडेक्स कोई भी पढ़े तो एक चीज हमेशा याद रखें, जारीकर्ता कौन है, यानी किसने लॉन्च किया है इसको। दूसरा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग पढ़ो। जैसे अपन 2020 पढ़ रहे हैं तो 2020 और 19 दोनों को पढ़ लो, दोनों को पढ़ लो इंडिया की। और टॉप 5 रैंकिंग किसकी है, टॉप 5 रैंक किन किन देशों की है, उनको पढ़ लो। तो पहली अपनी इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है, इसको लिख लेंगे। तो WIPO, ये क्या है, तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, तो इसको लिख लेंगे एक बार, तो लिख लेंगे। तो WIPO को या क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो WIPO इसको जारी करता है। और WIPO का मुख्यालय कहां है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अलग से लिख लेंगे। पहले अपन मूल मुद्दे पे आते हैं कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक कितनी है इसमें, तो इंडिया की रैंक लिख लेंगे। 2020 में रैंक कितनी है इंडिया की, तो वो है 48। तो 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 48 है। और 2019 में मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर को भी पढ़ना है और वर्तमान ईयर को भी पढ़ना है। तो 2019 में कितनी थी, तो 52, 52वीं। अब एक प्रश्न इस पे पूछा जाता है कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं, उनको लिख लेंगे। तो टॉप 5 कंट्रीज को लिख लेंगे। पहला लिखेंगे, तो पहला है स्विट्जरलैंड, पहली रैंक है ग्लोबल इनोवेशन में स्विट्जरलैंड की। दूसरी लिखेंगे, तो दूसरी है स्वीडन की। तीसरी लिखेंगे, तो तीसरी है यूनाइटेड किंगडम की, सॉरी, तीसरी है यूएसए की, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूएसए की। और चौथी है किसकी, तो यूनाइटेड किंगडम की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहली रैंक किसकी है, स्विट्जरलैंड, दूसरी स्वीडन, यूएसए, यूके। अब एक मूल मुद्दा आता है कि WIPO का हेडक्वार्टर कहां है, यानी कि
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, यानी मुख्यालय कहां है, तो कहां है, तो यह है जिनेवा में। और जिनेवा कहां है, तो यह स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में। तो अपना मुद्दा आ गया, ये पूरा हो गया है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी कर दिया गया है। और जारी कब किया गया, तो आप डेट देख सकते हैं अपने डायग्राम में, 2 सितंबर 2020 को। और ये जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WIPO। और इस WIPO का मुख्यालय कहां है, तो इस WIPO का मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, तो भारत की रैंक है 48। और 2019 में कितनी थी, 52। यानी कि हमारे इनोवेशन बढ़ा है भारत में बजाय 2019 के। आविष्कार को महत्व दिया गया है, इनोवेशंस को महत्व दिया गया है भारत में। बड़े इंस्टीट्यूट्स IIT दिल्ली, बंबई, IISc बेंगलोर, इन्होंने अच्छी इनोवेशन की है 2019 की बजाय 2020 में, इस एक साल के दौरान। तो हमारा इंडेक्स 4 अंक गिर के कितने आ गया, तो 48। और इसमें टॉप 4 कंट्रीज कौन सी है, पहली रैंक है स्विट्जरलैंड की, दूसरी है स्वीडन की, तीसरी USA और चौथी UK। तो स्टूडेंट्स ये था अपना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा देखेंगे तो वो है पोषण माह। पोषण माह, ये क्या है पोषण माह? न्यूट्रिशन, पोषण का अर्थ होता है ना न्यूट्रिशन, इंग्लिश में न्यूट्रिशन मंथ, सबको पता है, पुराना है बहुत पोषण अभियान। ये पोषण अभियान जो लिखा हुआ है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था, इसकी लॉन्च डेट लिख देते हैं। तो ये हुआ था 8 मार्च 2018 को। और ये कब मनाया जाता है पोषण माह? माह का अर्थ होता है मंथ, सितंबर में। तो पोषण माह कौन सा है, सितंबर है। प्रत्येक वर्ष पोषण माह मनाया जाता है सितंबर में। लॉन्च कब किया गया था, तो 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था पोषण माह। और ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल सितंबर महीने में, सितंबर महीने में। अब इस पोषण अभियान का या पोषण माह मनाने का मोटो क्या है, तो आप देख सकते हैं, सही पोषण देश रोशन लिखा हुआ है। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी ऊंचाई कम बढ़ रही है, भारत में स्टनिंग बोलते हैं इसको, ये समस्या आ रही है कि उनकी उम्र के हिसाब से उनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये इसका मतलब होता है कि उनको न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए चलाया गया कि उनको सही न्यूट्रिशन दिया जाए। एनीमिया की समस्याएं मिलती हैं, उस एनीमिया की समस्या को खत्म किया जा सके, तो उसके लिए क्या होगा, राइट न्यूट्रिशन दिया जाए, उसको सही पोषण दिया जाए। ये सब लक्ष्य हैं किसके, पोषण अभियान के। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोषण माह इन निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो पोषण माह मनाया जाता है कब, तो सितंबर में। अपन सितंबर की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि अपन पोषण माह पढ़ के चले। दूसरा कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, पुराना हो चुका है, नहीं कोई पूछेगा, 8 मार्च 2018 को। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला मुद्दा है और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, रक्षक। रक्षक, पहले डायग्राम को देखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं रोबोट को, लिखा हुआ है कि इंडियन रेलवेज डेवलप्ड रोबोट नेम्ड रक्षक। तो इसको सबसे पहली चीज कि डेवलप किसने किया है, तो इंडियन रेलवेज ने। है क्या, तो रोबोट है। काम क्या करता है, टू असिस्ट हॉस्पिटल स्टाफ इन कोविड-19 के अंदर जो पेशेंट्स हैं
या उनको असिस्ट करता है किसके माध्यम से? जैसे आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। जैसे मरीजों का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, पल्स क्या आ रही है ये मेजर कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है ये माप रहा है। कौन? ये रोबोट रक्षक। वाईफाई से चल रहा है, 150 मीटर तक, लगभग 150 मीटर तक चल सकता है, इसकी रेंज है, और मूवेबल है ऑल डायरेक्शन में। 150 मीटर तक चल सकता है, यानी कि इसकी रेंज है ये 150 मीटर, और मूवेबल इन ऑल डायरेक्शन। तो आपसे प्रश्न इस पे सीधा पूछा जाएगा, रक्षक क्या है? तो क्या है? तो रोबोट है। डेवलप किसने किया? तो डेवलप किया है इसको इंडियन रेलवेज ने। किसने डेवलप किया है? तो इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया है रोबोट। किसको? रक्षक। और ये काम क्या करता है? तो ये कम्युनिकेट करता है डॉक्टर और पेशेंट के मध्य। अगर और गहरा पूछा जाए आपको, सीधा रोबोट ना देके, रोबोट से ध्यान रखेंगे, पूरा भी लिखना चाहो तो लिख लेना कि ये क्या है, हेल्थ असिस्टेंट रोबोट। इसको लिख लेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे कि ओरिजिनली है क्या, रक्षक। तो क्या है? तो ये है हेल्थ असिस्टेंट रोबोट। दूसरा, डेवलप किसने किया है? तो अपन सीधा देख सकते हैं किसने डेवलप किया है, इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया है। वाईफाई से चलता है, एंड्रॉइड पे भी काम करता है, और इतना डिटेल कोई नहीं पूछता है। तो दूसरा कि क्या करता है, तो पेशेंट्स की पल्सेस को माप लेता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज को मापता है कोविड-19 के पेशेंट के लिए। कोविड-19 याद रखना है, कोविड-19 के पेशेंट की ये सब सर्विस दे रहा है। और उस सर्विस देने के लिए किसने डेवलप किया है इसको? तो इंडियन रेलवेज ने। बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे ये प्रश्न कि रक्षक क्या है? तो रक्षक एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट है। और किसने डेवलप किया है? तो डेवलप किया है इंडियन रेलवेज ने। काम क्या करता है? तो भाई काम करता है कि ये असिस्ट करता है हॉस्पिटल स्टाफ को, क्या, यानी कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच कम्युनिकेट करता है या करवाता है, सॉरी। जैसे टेम्परेचर मेजर कर लिया किसी पेशेंट का, उसकी पल्सेस को माप लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है इसको माप लिया और इन्फॉर्म किया डॉक्टर को। ये काम किसका है? रक्षक का। और डेवलप किसने किया? इंडियन रेलवेज ने। स्टूडेंट्स, अगला मुद्दा देखेंगे अगला मुद्दा देखेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। पहले डायग्राम देखेंगे कि इंडिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF चर्चा में क्यों है, पहले तो ये सुनेंगे। इसको नामकरण या इसको अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जगह रेफर्ड किया गया है कि अब इसको विकास बटालियन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो विकास बटालियन। क्या बोला जाएगा? विकास बटालियन। और चर्चा में क्यों है? दूसरा कि इसको डिप्लॉय किया गया है LAC पे। कहां? लद्दाख में। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे? लद्दाख में, जहां पे डिस्प्यूट चल रहा है किस किस के बीच? इंडिया और चाइना के बीच। वहां इनको डिप्लॉय किया गया है। इनका नामकरण चेंज करके क्या कर दिया? इनको विकास बटालियन बोला जाएगा। बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि है क्या, कब गठन हुआ, क्या काम है इन, और किस किस बड़े अभियान में इन्होंने या नेतृत्व किया या काम किया, एक ही बात है। तो कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 14 नवंबर 1962 को। कब हुआ था? लिख लेंगे। गठन या स्थापना तो 14 नवंबर 1962 को। चाइना और चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके जस्ट बाद इसका गठन कर दिया गया था 14 नवंबर 1962। भारत चीन युद्ध के बाद। इसको लिख लेंगे इसको लिख लेंगे अच्छे से।
इसको लिख लेंगे, भारत चीन युद्ध ब्रैकेट में लिख लेंगे 1962 के बाद। भारत चीन युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था, उसके जस्ट बाद। और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है इंस्पेक्टर जनरल। तो हेड कौन होता है इसका? तो इसका हेड होता है इंस्पेक्टर जनरल, यानी आईजी। और ये आईजी कौन होता है? तो ये आईजी सेना का अधिकारी होता है, तो इसको भी लिख लेंगे। ओरिजिनली होता क्या है? तो ये होता है मेजर जनरल रैंक का, मेजर जनरल रैंक आर्मी के। आर्मी की मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है, वो इनका सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसका क्या होता है नाम? इंस्पेक्टर जनरल बोला जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि एसएफएफ के ऊपर कंट्रोल तो सेना का ही रहता है, पर ये सेना का भाग नहीं है, यानी कि ये सेना का भाग नहीं है। इसको लिख लेंगे, ऑप्शन पूछा जा सकता है, एसएफएफ का नाम बदल दिया, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है ऑप्शन कि ये सेना का भाग है कि नहीं, तो ये नहीं है, कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का भाग नहीं है। हाँ, कंट्रोल पूरा आर्मी का ही रहता है इसके ऊपर, विकास बटालियन के ऊपर। बड़े इसके अभियान कौन कौन से थे वो लिख लेंगे, और बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है आपको उन पे, तो उनको लिख लेंगे। पहला लिखेंगे कि ऑपरेशन ईगल। और ये ऑपरेशन ईगल कब हुआ था? तो 1971 में पाकिस्तान वार के टाइम पे। मेजर रोल निभाया था ऑपरेशन ईगल में एसएफएफ ने। और कब हुआ था? तो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार पे टाइम, तो इंडो पाक वार में इन्होंने मेजर रोल निभाया था। अगला देखेंगे, दूसरा देख लेंगे, तो ये है ऑपरेशन ब्लू स्टार। सबने सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में इन्होंने की रोल निभाया था, तो ये लिख लेंगे इसको। कब हुआ? तो 84 में हुआ था। कहां? अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसके अंदर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कि क्या ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 84 में। और अगला है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, तो ऑपरेशन मेघदूत में भी इन्होंने की रोल निभाया था। और ये कहां हुआ था? तो 84 में हुआ था, ये भी सियाचिन ग्लेशियर में। तो ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? तो 84 में हुआ था। कहां? तो सियाचिन ग्लेशियर में। और लास्ट एक और लिख लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये। अगला है ऑपरेशन विजय 99 कारगिल, इंडो पाक वार कारगिल। तो ये एसएफएफ के बड़े अभियान थे। एक बार पूरे मैटर को दोबारा देखेंगे। कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स नामकरण जो है बदल के क्या कर दिया गया है? विकास बटालियन। और ये क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में इनको डिप्लॉय किया गया है अभी, तो इसलिए चर्चा में है। और दूसरा चर्चा का रहने का कारण क्या है? तो नामकरण। अब आगे आ जाओ कि है क्या? तो इसका गठन हुआ था 14 नवंबर कब? 1962 को, सिनो इंडा वार, मतलब चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था उसके जस्ट बाद। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है इंस्पेक्टर जनरल, और वो सेना के किस रैंक का होता है? तो मेजर जनरल रैंक का होता है। ये सेना का भाग नहीं है,
पर इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? सेना का ही रहता है। महिलाएं भी इसका भाग है, ये याद रखना है कि महिलाएं भी भाग इसके, मतलब इस एसएफएफ के अंदर महिला जवान भी हैं। किन बड़े अभियानों में इन्होंने काम किया? तो काम किया ऑपरेशन ईगल में 1971 में, इंडो पाक वार था उसके अंदर। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त करवाने के लिए 84 में हुआ था उसमें। ऑपरेशन मेघदूत 84 में हुआ था, और कहाँ? तो सियाचिन ग्लेशियर में। अगला है ऑपरेशन विजय 1999 में, कारगिल वार के टाइम पे हुआ था, जो इंडो और पाकिस्तान के बीच वार था उसके अंदर। तो ये था अपना एसएफएफ। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, और आज का लास्ट मुद्दा है इंदिरा 2020 बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इंदिरा मतलब इंडिया और रूस दो के बीच, भारत और रूस के बीच ये एक एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? तो शिप देख रहे होंगे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है भारत और रूस के साथ क्या क्या है? तो नौसेना अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, और हो कहाँ रही है ये? तो सागर का नाम क्या है? तो अंडमान सी। और गहरा पूछना चाहे तो और पूछ लो भाई, तो मलक्का जल संधि के पास, मलक्का स्टेट के पास, तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इंदिरा क्या है? तो नौसेना अभ्यास है। किन किन के बीच? तो भारत और रूस के बीच। इंदिरा मतलब इंडिया, रा मतलब रूस। कहाँ हुआ है? तो अंडमान सी के अंदर हुआ है, अंडमान सी के अंदर हुआ है। और अंडमान सी में भी और गहरा पूछ ले तो कहाँ? तो मलक्का स्टेट के पास हुआ है। तो ये बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच। तो ये स्टूडेंट्स अपने करंट अफेयर्स थे 1 सितंबर से 10 सितंबर तक। अगले संडे को अपन 20 से 30 सितंबर के बीच के जो भी करंट अफेयर्स है उनको देखेंगे। थैंक यू।